ओके। अच्छा, आज हमने जो है ना फॉर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है? और फॉर्म्स जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचटीएमएल का। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि फॉर्म्स हम नॉर्मली गूगल फॉर्म देखते हैं या कोई भी फॉर्म देख के उसमें क्या होता है कि हम डाटा फिल करते हैं, ठीक है? अब वो डाटा हम जो है ना वह इनपुट फील्ड्स जो है ना वो पीछे पास कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली वेबसाइट में इनपुट फील्ड्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? जहाँ पे हमने डाटा पास करना होता है। अगर हम स्टैटिक वेबसाइट्स देखें तो वहाँ पे हमें नॉर्मली हर वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लाज़मी दिखता है, ठीक है? अब कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हो सकता है, डिफरेंट तरह के और भी फॉर्म हो सकते हैं। लाइक कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जिसमें हम यूज़र का डाटा लेना चाह रहे हैं। लाइक मैं अगर बताऊँ एग्ज़ाम्पल दूँ तो कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम यूज़र का डाटा लेते हैं ना, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एग्जैक्ट होम एड्रेस और उसके अलावा मतलब और भी डिफरेंट चीज़ें हम डाटा वगैरह ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें फॉर्म्स की जो है ना ज़रूरत पड़ती है। तो अब फॉर्म्स को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करना होता है, हमने फॉर्म टैग लगाना है, ठीक है? सिंपल फॉर्म टैग लगाना है। तो ये क्या होगा, ये हम अपनी एचटीएमएल को बता रहे हैं कि हम जो है फॉर्म्स के साथ खेलने लगे हैं, ठीक है? थोड़ा सा इनपुट डाल लेते हैं ताकि हमें स्पेस और मिल जाए यहाँ पे। और हम इसको स्पेसेस नीचे भी ले आते हैं ताकि नीचे से भी हमें स्पेस मिल जाए और हमारा कोई भी डाटा वो दरमियान में हो जाए। अच्छा, अब ये हमने जो है ना फॉर्म बना लिए हैं। मैं स्पेस डाल दूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना भी नहीं होना था भाई। अच्छा, अब ये हमने फॉर्म का टैग डाल दिया है। ये बेसिकली बता रहा है हमारे एचटीएमएल को कि हम जो है यहाँ पे फॉर्म्स बनाने लगे हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल इनपुट फील्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है? अभी के लिए हमने क्या बताया है कि हम जस्ट एक फॉर्म बनाने लगे हैं। अब फॉर्म टैग के अंदर ये एक्शन का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी टैग के ओपन टैग के ब्रैकेट के अंदर जो हम कोई भी चीज़ स्पेस डाल के लिखते हैं, टैग के नाम के बाद, टैग नेम के बाद हम स्पेस डाल के कोई भी चीज़ लिखते हैं, वो क्या होती है, एट्रीब्यूट, ठीक है? वो क्या होती है, एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट हमारा है। एक्शन एट्रीब्यूट बेसिकली क्या डिनोट करता है, ये करता है कि जब हम फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, जब हम फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो ये हमारा डाटा कहाँ पे जाएगा, वो एक्शन पे हम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं बैकएंड पे कोई जो है ना पाइथन की फाइल, बैकएंड पे पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा जो है ना फ्रंट एंड पे जैसे यूज़र कोई इंटर करे तो मेरा डाटा जो है ना वो पाइथन की फाइल में चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पाइथन की फाइल एंटर कर दूंगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डाटा डॉट पी वाई। ये अभी बैकएंड इसमें इंक्लूडेड तो नहीं है क्योंकि अब जारी बात है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एक्शन क्या होता है। अब मैं जब भी इस फॉर्म के अंदर जितनी भी मेरी फील्ड्स होंगी, इनपुट फील्ड्स वगैरह, उसमें डाटा फिल करूँगा तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा इस डाटा डॉट पी वाई फाइल में चला जाएगा, मेरा सारा डाटा जितना भी यूज़र ने फिल किया होगा, ठीक है? ओके। अब इसके बाद हम हमारे पास आते हैं इनपुट टैग्स, ठीक है? अब इनपुट में मैं सिंपल इनपुट लिखूंगा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वीएस कोड जो है मुझे डिफरेंट सजेशन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हमने सिंपल पहले जो है वो टेक्स्ट वाली देखनी है कि हमारे पास टेक्स्ट वाली इनपुट क्या होती है, ठीक है? अब ये मैंने इनपुट लिखा है, उसके अंदर वो टाइप बता रहा है कि इनपुट फील्ड जो मैं लगाने लगा हूँ वो कौन सी टाइप की है, वो टेक्स्ट टाइप की है। मतलब वो कौन सा किस टाइप का डाटा लेगी, इनपुट फील्ड मैंने लगाई है, वो किस टाइप का डाटा लेगी, ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। ओके, उसके बाद ये नेम क्या चीज़ है? नेम बेसिकली वो एट्रीब्यूट है कि जब हम अपना डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजेंगे, मतलब इस इनपुट फील्ड में मैं जोन सा भी डाटा अपना पास करूँगा, वो मेरा जब बैक एंड यानी डाटा डॉट पी वाई में जाएगा तो वो वहाँ पे इस इनपुट फील्ड का डाटा किस नाम से पड़ा होगा, वो मैं यहाँ पे नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र का फुल नेम लेना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम, ठीक है? अब मैंने इस इनपुट फील्ड को एक नाम दे दिया है माई नेम, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट को या कह सकते हो कि अपनी फाइल को बता रहा हूँ कि जब भी मेरा इस इनपुट फील्ड से जो भी यूज़र एंटर डाटा एंटर करे, वो जब डाटा डॉट पी वाई में मेरा डाटा जाए तो वो किस नाम से, मतलब उसको कौन सा लेबल लगा हो, उसको माई नेम नाम का लेबल लगाओ, ठीक है? तो ये बेसिकली नेम एट्रीब्यूट हमारा इसलिए यूज होता है। अब आईडी और क्लासेस में हम डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, लगे आती, ताकि ये चीज़ हमें बाद में तंग ना करे। ओके, अब नॉर्मली होता क्या है,
मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि एक क्लास है, आप लेट्स सपोज आप लोगों की कोई क्लास है, ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उस मल्टीपल स्टूडेंट्स को जब मैं कलेक्टिवली एक ऑब्जेक्ट काउंट करूंगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, एक क्लास है, ठीक है। बट अगर मैं एक स्टूडेंट को मैंने कॉल करना होगा तो मैं उसको कोई ना कोई यूनिक आईडी दूंगा। लाइक आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, अब हर स्टूडेंट का यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी है, ठीक है, हर एक की आईडी यूनिक है, रजिस्ट्रेशन आईडी यूनिक है। अब क्या होगा कि मैंने जब किसी एक स्टूडेंट को बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उसके आईडी से कॉल करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 2021 CS 128 को कॉल कर लो, ठीक है, 2021 CS 128 को कॉल कर लो। तो अब क्या होगा कि अब मैं उस स्टूडेंट को उसकी आईडी से सिर्फ उस स्टूडेंट को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि उसी स्टूडेंट की वो आईडी है, वो वाली आईडी किसी और को मैंने दी ही नहीं, ना मैं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने पूरी क्लास को बुलाना होगा तो मैं क्या कहूँगा कि 2021 के बी सेक्शन की क्लास को ले आओ, ठीक है। तो इसमें हमारे HTML, ये जस्ट एक मैंने जनरल एग्जांपल दिया आईडी और क्लास की। अब हम HTML में या HTML CSS में हमारी आईडी और क्लासेस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है। लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है, मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग्स हैं। अब मैंने चाहता हूँ कि मैं तीनों पैराग्राफ टैग को एक ही CSS के थ्रू, मतलब एक ही लाइन में मैं उसका कलर तीनों का रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब मैं तीनों को एक ही प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ कि उनका कलर रेड हो जाए। अब जिस तरह वही वाली बात है कि मैं पूरी क्लास को बुलाना चाहता हूँ तो मैं एक ही तरह बुलाऊंगा, ठीक है। इसी तरह मैं तीनों को एक ही प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ कि उनका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक को अलग अलग कलर रेड नहीं दूंगा, मैं उन तीनों को एक क्लास नेम दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कलर रेड नाम की कोई भी क्लास नेम दे सकता हूँ, मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हमें यही क्लास नेम देना है। मैं ABCXYZ कुछ भी नाम दे सकता हूँ उस क्लास को। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मैं इधर दे के दिखाता हूँ आप लोगों को, लॉरेंट 10, ठीक है। ओके, अब ये देखो मैंने 3 पैराग्राफ टैग दिए हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये 3 पैराग्राफ टैग दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों को एक ही कलर दूं। अब मैं तीनों में एक ही प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ ना, मैं क्या करूंगा, मैं इसको दे दूंगा क्लास ABC, ठीक है, और मैं इसको भी क्लास दे दूंगा ABC, ठीक है, और मैं इसको भी क्लास दे दूंगा ABC, ठीक है। अब जब मैंने CSS में इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा एक ही दफ़ा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस क्लास को सिलेक्ट करूँगा। तो इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हुए मेरे, वो उनको मैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकूँगा, ठीक है, उनको मैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकूँगा। अब मैंने अगर किसी एक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसको कलर ब्लू दे दो, बाकी ABC क्लास को जो है वो कलर क्या दे दो, रेड ही दे दो। तो मैं इसको एक स्पेसिफिक आईडी दे दूंगा, XYZ लेट्स सपोज देता हूँ। अब इसको XYZ को जब भी मैं कॉल करूंगा वो इस एलिमेंट को ही सिलेक्ट करेगी, और ये XYZ नाम मैं किसी और को नहीं दे सकता, मैं इसकी आईडी XYZ नहीं रख सकता, ठीक है। तो आईडी हम सिर्फ एक एलिमेंट को देते हैं, और क्लास सेम नेम से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आईडी और क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, तो इधर अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही इसके ना एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आप लोगों के साथ ही यूज़ हो जाएगा, तो हम उसमें देख लेते हैं। हमारे पास होते हैं 2 तरह के एलिमेंट्स, जितने भी हमने एलिमेंट्स अभी पढ़े हैं, पैराग्राफ टैग, उसके अलावा हेडिंग, इमेज, एंकर टैग। अच्छा, अब ये किस में डिवाइडेड होते हैं, ये हमारे इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह। अब कुछ इनलाइन एलिमेंट्स कौन से, अब जैसे ये इनपुट टैग है, ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं दिखाता हूँ। अब देखना, मैंने ये पैराग्राफ टैग्स लिखे हैं, ठीक है, ये देखो, इसमें क्या हुआ है मेरे पास कि ये पैराग्राफ यहाँ तक खत्म हो गया था, ठीक है, इसके आगे तो पूरी स्पेस थी। तो इसने क्या किया, इसने जो है अगले एलिमेंट को न्यू लाइन में लेके आया, अगले एलिमेंट को कहाँ पे लेके आया,
न्यू लाइन में लेके आया, इसने ये नहीं किया कि मेरे पास यहाँ पे पहले के बाद स्पेस पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे जो है इसको पैराग्राफ टैग को यहीं पे लिखना शुरू कर दूँ। अब ये हमारे पास पैराग्राफ टैग क्या होता है, ये होता है हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेट्स सपोज अगर मैं इधर थोड़ी सी CSS दे के दिखा ही दूँ, अभी इसको आप लोगों ने नहीं करना कि क्या चीज़ है, मैं जस्ट समझाने के लिए, सॉरी। हाँ, ये देखो, अब जो मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे का पूरा एक ब्लॉक ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पी टैग जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है वो क्या हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। वो क्या हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि वो पूरे का पूरा ब्लॉक ले लेता है, पूरी एक लाइन कंज्यूम करता है वो अपने लिए, चाहे उसमें स्पेस पड़ी है या नहीं पड़ी, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब उसकी निस्बत देखो, ये इनपुट टैग है, ठीक है, ये मेरे पास इनपुट टैग आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि मैंने इनपुट टैग डाला, ठीक है। अब ये इनपुट टैग अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, जिस तरह मैंने पैराग्राफ टैग्स को किया होता, इसको देखना मैं डुप्लीकेट किया, अब देखो ये क्या हुआ, ये उसके बाद आ गया। क्यों आया, इसने क्यों नहीं पूरी लाइन ली, बिकॉज ये इन लाइन एलिमेंट है, ये कहता है अगला एलिमेंट उसी लाइन पे, इन लाइन मतलब उसी लाइन पर आ जाए। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो पूरे का पूरा ब्लॉक लेगा, वो किसी और एलिमेंट को उसी लाइन में आने की जगह नहीं देगा, ठीक है। सो ये इन लाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है डिव टैग, ये फॉर्म्स वाले में हम दोबारा आते हैं, लाइक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दो तीन इनको देख लेते हैं। डिव टैग, अब डिव टैग क्या करता है, मैं इसको नॉर्मली बताता हूँ। डिव टैग हमारे पास होता है कि डिव टैग बेसिकली मेरे पास होता है जी ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये पूरे का पूरा एक ब्लॉक ले लेता है, ठीक है। बट ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, नॉर्मली जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम हर एक सेक्शन को किस में डिवाइड कर देते हैं, डिव टैग में। डिव टैग स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ठीक है। तो हम हर एक सेक्शन को इसके अंदर लिखते हैं, कुछ भी नहीं करता, ये जस्ट एक डिवीजन रखता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सेक्शन बनाना है, मैंने ये वाला सेक्शन बनाना था, ये 3 पैराग्राफ टैग वाला, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 3 पैराग्राफ टैग लिख दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 पैराग्राफ टैग लिख दिए, ये मेरा एक सेक्शन बन गया। मैं इसके बाद, अच्छा अब इसके बाद मैं कोई जो है ना वो चाहता हूँ, इमेज चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं एक नया डिव टैग बनाऊंगा और उसके अंदर इमेज टैग लगा दूंगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सिंपल मेरे पास क्या करेगा, ये एक डिवीजन क्रिएट कर देगा, मतलब एक पूरे का पूरा ब्लॉक हर एक सेक्शन के लिए एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डिव टैग होता है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट मैंने डाला, तो दूसरा इनपुट डाला, वो किस में आ गया, मेरे पास एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये देखो, अब यही इसको अगर मैं 2 दफ़ा कर दूंगा तो ये मेरे पास ज़रा अच्छी हालत में आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बी आर टैग यूज़ करने के बजाय हम क्या यूज़ कर लेंगे, हम क्या करते हैं, हम डिव टैग ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिव में करता हूँ, ओके, मैं कहता हूँ जी इनपुट, ये टाइप टेक्स्ट लिख दे, ठीक है। अब ये क्या करेगी इनपुट, ये सिंपल और सिंपल सिर्फ कोई ना कोई टेक्स्ट लेगी मेरा, ठीक है। ओके, अब इसके पीछे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने नेम लिखा तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया जिसमें मेरे पास नेम की एक फील्ड बन गई है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिव टैग लगाता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं टाइप क्या रखता हूँ, मैं रख देते हैं, देखो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं, अब हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। अब हमने टेक्स्ट वाली देख लिया, अब मैं एक ईमेल वाली रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये मेरे पास, मैं इसको रख करता हूँ ईमेल, ठीक है। ये क्या करेगी, ये मेरे पास हमेशा ईमेल लेगी, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम गूगल पे या कहीं पे भी डाटा फिल करने लगते हैं, तो हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, उसका एज वगैरह का नहीं पता, बट क्रोम में नॉर्मली होता है कि वो ऑटोमेटिकली इनपुट फील्ड को डिटेक्ट करके जो हमने पहले से इंफॉर्मेशन सेव की होती है, वो हमारा नाम ईमेल वगैरह ऑटो फिल कर देता है, ठीक है। अब उसे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ईमेल डालनी है, यहाँ पे मैंने फुल नेम डालना है, वो इसी तरह पता चलता है कि वो बैकएंड पे हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को रीड कर रहा होता है और टाइप को देखता है कि जहाँ पे टेक्स्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे वो हमारा टेक्स्ट डाल देता है, और जहाँ पे ईमेल होता है वहाँ पे हमारा ईमेल डाल देता है, ठीक है। और इसी तरह ही अब हम दूसरी देखते हैं, बाकी भी देख लेते हैं कि बाकी इनपुट फील्ड्स क्या करती हैं, ठीक है।
अब इसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये नंबर वाली क्या करती है, नंबर वाली बेसिकली मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी कंपनी का बोनस ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये क्या करेगी, ये मेरे पास नंबर्स का फॉर्म डाटा आ जाएगा। अब इसमें मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ठीक है? अब आपको तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, ना मेरी टाइपिंग करते हुए दिख रहा होगा, बट इसमें जैसे मैं नंबर लिखूँगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है? ये देखो, मैं यहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये माइनस में भी चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी इनपुट कर सकता हूँ नंबर, ठीक है? तो ये मेरे पास नंबर टाइप की इनपुट फील्ड आ गई है, ठीक है? उसके बाद हम दूसरी देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक होती है जी चेक बॉक्स वाली, ठीक है? चेक बॉक्स में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है? हाँ, ये देखो, इसको खैर हम बाद में लिख देते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये देखो, नॉर्मली हमारे पास इस तरह होता है ना, जब हमने चेक को रन चेक करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड का। अब मैं चेक्ड करूँगा तो ये क्या होगा, ये मेरे पास जब आएगा ना, मतलब पहली दफ़ा जब भी मेरे सामने आएगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक्ड हुआ होगा, ठीक है? लाइक कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने लाजमी चेक करनी ही करनी है, फिर उसने आगे जाना है, तो मैं इसको मैनुअली चेक कर दूंगा। अगर वो अनचेक करना चाहता है तो वो बाद में अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है? देखो, मैं इसको अनचेक कर दिया, बट मैं चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे चेक्ड कर सकता हूँ। तो ये आईडी नेम वगैरह भी आप रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मेनली मैं वो खैर बाद में देखते हैं, अभी हम दूसरे देख लेते हैं। इनपुट डेट टाइम को देख लेते हैं। इसमें डेट और टाइम मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक है? इसमें तो खैर डेट और टाइम एंटर कर सकता हूँ ना, और अगर मैं सिंपल डेट वाला करता हूँ तो इसमें देखिएगा, इसमें मेरे पास डेट की सिलेक्शन की वो आ जाती है, कैलेंडर सा, ठीक है? तो इसमें हम डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास कौन सा टैग होता है इनपुट में, अगर मैं जाऊँ, ये कलर वाला आता है हमारे पास। ये क्या करता है, कलर पिकर क्रिएट कर देता है हमारे लिए, लाइक इसमें हम कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक कलर पिकर जो है हमारे लिए क्रिएट कर देता है। उसके बाद हमारे पास होता है जी एक वो वाला, क्या कहते हैं उसको, फाइल वाला। ये क्या करता है, ये हमारे पास हम यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह हम चूज़ फाइल करनी होती है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फाइल के रिलेटेड हमारा डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई फाइल कर ही लेता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये सिलेक्टेड, मतलब ये वाली फाइल सिलेक्ट हो गई है। तो खैर, ये फाइल का इस तरह हमारे पास इनपुट फील्ड आ जाती है। अब इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इसको आपने ज़रा गौर से समझना है, वो हमारे पास होता है रेडियो बटन, ठीक है? इस तरह ये इमेज ले सकता है, ये आप लोगों ने देख लिया, ये डिफरेंट है। ये पासवर्ड के लिए है। अच्छा, पासवर्ड वाला मैं दिखा देता हूँ। पासवर्ड में क्या होगा, ये देखना, ये हिडन होगा, ठीक है? मेरे पास लाइक ये पासवर्ड को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम शो नहीं करना चाहते नॉर्मली, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसको आईडेंटिटी रखता है। अच्छा, अब रेडियो बटन आप लोगों को नॉर्मली पता ही होगा कि क्या होता है हमारे पास, बट इसमें छोटा सा एक डिफरेंस आप लोगों ने समझना है। उसमें क्या है, रेडियो, हाँ ये रहा, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, एक सिंपल रेडियो बटन आ गया मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जेंडर, ठीक है? और मेल, ठीक है? अब मैं जेंडर सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेल, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि मैंने फीमेल भी ऐड करना है। अभी के लिए मैं आईडी को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैंने फीमेल भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पे लेट्स सपोज पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ। स्पेस मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि हमारी इंडेंटेशन जो है वो ठीक रहे, ठीक है? और यहाँ पे देखो, अब ये मेरे पास आ गया जेंडर मेल और फीमेल। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपने देखना है, ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि यार इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। नॉर्मली हमारे रेडियो बटन्स किस लिए यूज़ होते हैं? अब हम अगर चाहते हैं कि यार सारे ही सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम चेक बॉक्सेस यूज़ कर लें। लाइक गूगल फॉर्म में भी अक्सर आपने फिल किए होंगे, काफ़ी सारे देखा होगा कि चेक बॉक्सेस को हम सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रेडियो बटन किस लिए हम यूज़ करते हैं कि उनमें से कोई ना कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है? तो जब हमने सारे ही मतलब चूज़ करने के लिए छोड़ देनी है, तो फिर हम हमारा फ़ायदा जो है वो क्या है, रेडियो बटन्स को यूज़ करने का। अब इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है? इसको हमने क्या करना है
कि हमने जो दोनों को नेम है ना वो सेम दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम देता हूँ माय जेंडर, ठीक है, और मैं इसको भी नेम देता हूँ माय जेंडर, ठीक है। अब देखना, अब क्या होता है, अब जब मैं इन दोनों में से चूज करता हूं तो ये दोनों में से एक चूज होता है, क्यों? क्योंकि वो बैकएंड पे इन दोनों में से कोई एक ही चीज भेजेगा ना। अब दोनों का नेम माई जेंडर है, तो वो बैकएंड पे माई जेंडर का लेबल किसको लगा के भेजेगा? या तो इसको लगा के भेजेगा या फिर इसको लगा के भेजेगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल रेडियो बटन यूज किए और उनको नेम सेम दे दिया। तो अब ये इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई आगे और डाल देता हूँ, अदर्स करके डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं आगे आ जाना, अच्छा, मैंने ये डाल दिया, ठीक है, अगेन। तो अब इसमें माई जेंडर करता हूँ, तो ये देखना, ये क्या है, ये क्या आ गया मेरे पास, ओके। अच्छा, अब देखो, अदर्स मेल और फीमेल इन तीनों में से मैं एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर मैं जैसे इसका नाम चेंज करता हूँ तो देखो, अब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, और ये इन इन दोनों में से जो सा भी सिलेक्ट होगा ना, ये उसके साथ एवं ही बिला वजह में सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये देखना, इन दोनों में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है, ठीक है, इन दोनों का नाम मैंने सेम दिया। बट देखो, अब मैंने इन दोनों में से कोई एक चूज कर लिया, अब मैं इसको भी चूज करूंगा, ये एम बिला वजह फ्री में मेरा जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस इधर नाम जो वो डिफरेंट दिया, ठीक है। अगर मैं इसको भी चेंज करूँ तो ये उसके साथ भी रहेगा। तो नेम जब आपने सेम कर देने हैं तो ये रेडियो बटन्स मेरे जो है वो कोई एक सिलेक्ट होगा, सारे सिलेक्ट नहीं होंगे। अब हम इसी तरह बाकी भी देख लेते हैं। हमारे पास होता है जी इनपुट, सबमिट होता है यहाँ पे एक, हाँ, सबमिट। अब ये देखो, ये क्या करता है, मेरे पास एक सबमिट का बटन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल सबमिट, ये देखो, अब जो मैं वैल्यू में दूंगा ना वो इसके मतलब इधर सबमिट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी टाइप क्या, सबमिट। अब देखना क्या करते हैं, हम फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, मैंने फॉर्म फिल किया, gmail.com लिख दिया है, ठीक है, और मैंने बोनस ऐड कर दिया है 5%, मैंने कह दिया जी एक्सेप्ट, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया जी, डेट सेलेक्ट कर दिया, और मैं कोई भी फाइल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, पासवर्ड डाल दिया, और इसमें से मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखो, अब ये वो चीज़ है जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी, कि जैसे ही मैंने सबमिट किया, उसने डाटा कहाँ पे भेज दिया, उसने एक्शन पे जो मैंने फाइल का एड्रेस उसे दिया था, उसने उस एड्रेस में मेरा डाटा भेजने की कोशिश की। अगर आप यूआरएल में देखो तो यूआरएल में भी उस एड्रेस पे उसने जाने की कोशिश की है, बट क्या हुआ है कि वो फाइल उसे मिली नहीं, तो इसलिए उसने क्या दिया, कैन नॉट गेट डाटा डॉट पी वाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाता हूँ अपनी एचटीएमएल फाइल में, ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अब मेरे पास यहीं पे मैं एक इनपुट और यूज़ करता हूँ जी, रीसेट वाली, हाँ, ये रीसेट, ठीक है, ओके, रीसेट। अब ये देखो, अब मैंने ये फॉर्म फिल करता हूँ, देखना, फॉर्म फिल किया, ठीक है, लेट्स सपोज 123@yahoo.com कोई भी ईमेल ऐड कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, ये कर दिया है, ये कर दिया है, ये कोई भी कलर चूज़ कर दिया है, फाइल चूज़ कर लिया है मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, मेल करता हूँ। अब ये देखो, मैंने डाटा फिल किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस फॉर्म को क्लियर करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ ये डाटा मैंने जितना भी फिल किया रिमूव हो जाए। अब वैसे तो एक मेरे पास एक है, मैं हर एक को जाके मतलब बैक स्पेस से रिमूव करता जाऊँ, बट मैं इन वन क्लिक अगर सारा डाटा रिमूव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, सिंपल रीसेट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो वो मेरा सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मली दो तरह के बटन जो है मिल जाते हैं हमें, सबमिट और रीसेट के। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास एट्रीब्यूट टैग होता है बटन का, ठीक है। बटन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये इसमें आप देख सकते हो, बटन सिंपल है, डिसेबल्ड है, रीसेट के हैं, सबमिट के हैं। सिंपल बटन को देख लेते हैं। अब ये देखो, इसके दरमियान में मैं कोई भी बटन लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ क्लिक मी, तो ये मेरे पास एक क्लिक मी का बटन आ जाएगा, ठीक है, ये करेगा कुछ भी नहीं,
ये करेगा कुछ भी नहीं। ये उसमें जाने की कोशिश करेगा, क्यों जाने की कोशिश करेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे वही एक्शन दिया हुआ है। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या था, एक फॉर्म्स के रिलेटेड। अब ये वैसे तो काफ़ी सारी इनपुट फील्ड्स हैं, बट नॉर्मली मैंने वो बता दी हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, वो मैंने बता दी हैं आप लोगों को। बाकी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट नॉर्मली यूज़ नहीं होती हैं ज़्यादातर, इसलिए उसको इग्नोर भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्म्स वाला भी हो गया। अब हमने क्या चीज़ देखी है, हमने डिव टैग देखा है, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट देखे हैं, आईडी और क्लासेस में डिफरेंस देखा है, फॉर्म्स देखे हैं, डिफरेंट इनपुट टैग्स देखे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, क्या हम नेम को इसी तरह लिखेंगे? नहीं, हम नेम को इस तरह नहीं लिखते। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, बिकॉज इट्स अ लेबल, हम एक इनपुट फील्ड को यूज़र इंटरफेस में, मतलब फ्रंट एंड में कोई ना कोई लेबल दे रहे होते हैं, तो हम एक लेबल टैग यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब ये किसके लिए यूज होना है, ये इस इनपुट टैग के लिए यूज होना है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये लेबल जो है वो इस इनपुट टैग का है? मैं क्या करूंगा, हर इनपुट टैग को कोई ना कोई आईडी दे दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ माय नेम, मैं इसको आईडी भी माय नेम ही दे देता हूँ। तो अब देखो, आईडी हर एक के सेम तो नहीं ना हो सकती, इसलिए ये लेबल है, ये किसी एक को, मतलब किसी एक एलिमेंट या किसी एक इनपुट फील्ड को लेबल करने के लिए हम इसको यहाँ पे आईडी पास करते हैं। ठीक है, ताकि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए हमारा स्पेसिफिक हो जाए, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए ना हो। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास वही सेम उसी तरह नेम आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे HTML में इस तरह ये टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी इनपुट फील्ड के पीछे। ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को इश्यू है तो बता दें। बता दो यार, कितने सारे। बाकी भी बता दें यार, लाइक एक कोई इशू नहीं है तो ये बाकी भी बता दो कि है कि नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर नॉट? ओके। अब HTML में हमारी जो है ना एक चीज़ रह गई है, वो है फेव आइकन। जिस तरह ये आइकन दिया हुआ है, ये आइकन दिया हुआ है, इसको हमने किस तरह लेके आना है, वो चीज़ हमारी देखने वाली रह गई है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, फेव आइकन हम किस तरह देते हैं? लेट्स सपोज मैं कोई भी आइकन लेके आता हूँ, गूगल लोगो लेके आते हैं। चलो मैं ये उठा लेता हूँ। वैसे तो हम वहाँ पे कोई ना कोई अपना लोगो लगाते हैं, बट हम ये उठा लेते हैं। आज के दिन यही चलने दो यार, मैं अपनी तस्वीर लगाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं यहाँ से ये स्टाइल रिमूव करता हूँ। अच्छा, हेड टैग में आना है। हेड टैग में आके कहीं पे भी टाइटल के बाद या टाइटल से पहले कहीं पे भी आपने लिंक लिखना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो दिखना शुरू हो जाएंगी। आपने फेव आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब ये देखो, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा एक उसने एक रेफरेंस पास कर दिया है, फेव आइकन डॉट आइको। ठीक है। बट यहाँ पे हमारा आया नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इमेज का एड्रेस पास करेंगे। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ पे अपनी इमेज का एड्रेस पास करते हैं। तो ये देखो लोड हो रही है। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने जो इमेज पास किया वो मेरी यहाँ पे आ गई है। ठीक है। सिंपल क्या करना है, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने सिंपली लिंक लिखना है, यहाँ पे फेव आइकन पे आना है, एंटर करना है, और यहाँ पे इसको रिमूव करके स्लैश दबाना है, तो वो करंट डायरेक्टरी आपकी शो करनी स्टार्ट कर देगा। तो आपने जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मेरी इमेज शो कर देगा। अब ये मेरी इमेज जो है वो स्क्वायर थी, इसलिए उसने स्क्वायर शो करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सर्कुलर चाहते हैं, कोई भी इमेज चाहते हैं, तो आप या तो उसको PNG बना लें या उसको सर्कुलर इमेज बना लें, तो वो उसमें शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है कैन वी ऐड एन अदर वेबसाइट, हाँ हाँ, वो हम जो है ना लाइक उसमें लिंक कर सकते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं। ये जब हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें फिर हम देखेंगे। या मैं आपको दिखा देता हूँ एंकर टैग में, शायद कल ये, हाँ कल ये हमारी ये चीज़ मिस हो गई थी। ठीक है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर एक एंकर टैग बनाता हूँ, ठीक है? और मैंने एंकर टैग बनाया है। अब मैं कहता हूँ क्लिक हियर टू गो टू, क्या नाम था आपका? हाँ, ईशाज़ वेबसाइट, ठीक है? ओके। अब मैंने यहाँ पे ये मैंने दूसरी एचटीएमएल फाइल बनाई हुई है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है और ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई। जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे चला जाए, वो इस वेबसाइट पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल स्लैश दबाऊँगा और ये अपनी इस फाइल के एड्रेस को जो है सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? अब देखना यहाँ पे मेरा यहाँ पे कहीं न कहीं पे आएगा। हाँ, यहाँ पे ये देखो ये मेरा आ गया लिंक। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये मुझे दूसरी वेबसाइट पे ले आया, ठीक है? अब मैं यहाँ से वेबसाइट पे से वापस जाऊँगा तो मेरे दोबारा इंडेक्स.एचटीएमएल पे आ गई। अब यूआरएल देखो। तो अगर मैं इधर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर टू गो टू ईशाज़ वेबसाइट, तो ये मेरा दूसरी एचटीएमएल की फाइल में ले जाएगा। सो इस तरह पे फाइल्स में स्विच कर सकते हैं। मुझे बता दें कि ये पूछना था या कुछ और था? अच्छा, यहाँ पे हमारी एचटीएमएल जो वो कंप्लीट हो जाती है। मैं इस पे क्लिक कर ही दूँ। जो आप लोगों को असाइनमेंट दी है ना, वो हमारी जो मतलब परसों तक के सेशन तक की असाइनमेंट थी, वो तो सिंपल ये थी कि आपने इस तरह जो है ना, अब एक पोर्टफोलियो एचटीएमएल में, सिंपल एचटीएमएल में पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी, कोई सीएसएस यूज़ नहीं करनी, सिंपल एचटीएमएल का प्रोजेक्ट है तो इसको एचटीएमएल तक ही रहने देना है, ठीक है? आपने सिंपल लिखना है वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। अबाउट मी में जाके अपने अबाउट लिखना है, ठीक है? कि आपके एजुकेशन कितनी है, ठीक है? कौन से सेमेस्टर में हो, यूनिवर्सिटी में, ठीक है? इस तरह का मतलब ब्ला-ब्ला जो भी हो आपके ज़हन में, वो आपने अपने अबाउट लिख देना है, ठीक है? उसके बाद आपने एक लिस्ट बनानी है, मतलब ये हेडिंग सब में देनी है, ठीक है? अब ये हेडिंग्स किस तरह स्टार्ट करनी है कि ये आपने स्टार्ट करनी है फॉर एग्जांपल एच वन से या H2 से स्टार्ट की है, तो इसको H3 देना है, क्योंकि ये नीचे छोटी हेडिंग हो जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है? तो अगर इसके अंदर कोई हेडिंग देनी होगी, मतलब आप चाहते हो कि अबाउट सेक्शन जो है वो मेरा लंबा है, मतलब तो मैं उसको हेडिंग्स में डिवाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपने उसकी जो हेडिंग देनी वो उससे छोटे वाली देनी। इस तरह ना एक ट्री सा बनाते हैं एचटीएमएल में, हायरार्किकल वे में हम चलते हैं कि अगर बाहर सबसे बड़ी हेडिंग यूज़ की तो अंदर इस तरह स्मॉल से, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, इस तरह यूज़ करते जाना है। तो इस तरह अबाउट में लिखना है, फिर स्किल्स वाला सेक्शन, ठीक है? उसमें आपने अपनी स्किल्स लिखनी है, कौन कौन से स्किल्स अभी तक आपने यूनिवर्सिटी में अगर लेट्स सपोज अगर कोई मतलब न्यू है तो वो कुछ भी लिख सकता है, एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ भी जो भी आप लोगों को आता है। उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट्स या मतलब इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड लिख देना, अगर कोई मतलब ज़िंदगी में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो, ठीक है? उसके अलावा कॉन्टैक्ट मी में जाके आपने इस तरह एंकर टैग यूज़ करना है, ठीक है? जिसमें आपने अपनी ईमेल को एम्बेड करना है। उसके बाद एक प्रोफाइल पिक्चर, ये इमेज टैग आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या अपना रिजल्ट कार्ड करके हेडिंग दे के आपने एक टेबल में अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट जो है वो लगा देना है। और ये फिर यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करके, ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह एम्बेड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपनी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद कोई कोई भी ऑडियो एम्बेड कर देनी है और जो है अपने आपने वीडियो एम्बेड कर देनी है, ठीक है? तो ये आपकी असाइनमेंट है। अब जो मैं अगर दिखाऊँ, फीडबैक फॉर्म था उसका भी देख लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, इसमें वही है जो मैंने आज जिस तरह बना के दिखाया ना फॉर्म, सिंपल उसी तरह फॉर्म बनाना है आप लोगों ने, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो भी इधर बताई हुई हैं वो आप लोगों ने सॉरी इधर जो भी चीज़ें बताई हुई हैं वो आप लोगों ने इस तरह जो है ना, लाइक एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आप लोगों को यहाँ पे, तो आपने उसी तरह एक फॉर्म बना देना है, ठीक है? तो यही आप लोगों की असाइनमेंट है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो क्या कहते हैं एचटीएमएल कंप्लीट हो गई है। एंड इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह सीएसएस पे मूव करेंगे। और सीएसएस को लाइक हमने मेरा ख्याल है एचटीएमएल 3 सेशंस में कंप्लीट किया है ना, तीन आई गेस 3 या 4 सेशन में कंप्लीट किया। तो अब इंशाल्लाह सीएसएस को भी देखेंगे कितना टाइम लगता है। मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया हुआ कि मैंने इतनी देर में ख़त्म करनी है, ये टॉपिक पढ़ाने हैं। तो हम इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे वो पढ़ाते जाएंगे, और जितना भी टाइम लगेगा हम उसमें लगाएंगे। ये नहीं है कि चीज़ों को हमने जल्दी जल्दी 1 से 2 वर्कशॉप में ख़त्म करना है। उसके लिए जितना भी टाइम लगेगा, बट ये है कि
हमने जो भी चीज़ करनी है वो अच्छे से करनी है, ये ताकि आप लोगों को वर्कशॉप्स ले रहे हो, आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये टाइम जो ज़ाया ना जाए, लाइक हम वर्कशॉप्स ले रहे हैं तो इसका हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो। आप लोग कोई ना कोई स्किल सीखो, ये नहीं है कि वर्कशॉप ली है, ठीक है, सुकून से बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अगली वर्कशॉप पे देखेंगे। तो ये नहीं करना, सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करो। ये आप लोगों का रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह, और इस तरह आप लोगों का स्किल सेट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही है। लेकिन कह लो कि फैमिली टाइप इन्वायरमेंट लेके चलो, जिसमें हम होता है ना, जैसे फैमिली में कोई ना कोई काम होता है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसी तरह इसको भी इस तरह लाइक खुश दिली से करो, ठीक है, इन शॉर्ट। तो इसके प्रोजेक्ट को ट्राई करें कि सारे ही बनाएं, ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट CSS में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ भी जानी चलिए रोटी खान। Baby, calm down, calm down.